सायक नमस्ते। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं धीरेन्द्र पुंडीर जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट जी। दोनों लोगों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और सबसे पहले आरंभ करने से पूर्व हम श्रद्धांजलि देते हैं उन दिवंगत आत्माओं को जो आज अहमदाबाद लंदन AI 171 फ्लाइट के क्रैश में जिनका देहांत हुआ। अत्यंत दुखद घटना थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और अब हम चलते हैं आज की विषय वस्तु के ऊपर। और विषय वस्तु ये है किरण जी कि यदि आप राहुल गांधी होते, मतलब इसको आप अपना अपमान मत लीजिएगा, अपमानित मत आप अनुभव कीजिएगा इसमें। अगर आप होते कहीं राहुल गांधी की स्थिति में होते, मान लीजिए किसी पार्टी के आप मुखिया होते, तो आप क्या ऑपरेशन सिंदूर को विवाद का एक बिंदु बनाते? ये आप मेरे से ही शुरू कर रहे हैं। मुझे ही आप राहुल गांधी जी बनाना चाहते हैं। मुझे लगता है भट्ट जी ज्यादा अच्छे कैंडिडेट थे राहुल गांधी के, लेकिन मैं इसको शुरू ये तो आप मैं, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर ये छींटाकशी क्यों कर नहीं, रहे? मैं अब इस पे शुरू करता हूं कि उनके पास विशद अनुभव है इस तरह के तमाम लोगों से निपटने का। तो मुझे इसलिए था। देखिए, अगर हम लोग कोई भी आदमी अगर एक राजनीतिक अपनी राजनीति जो करता है तो उसके पास एक अगर इस तरह की पार्टी है जिसके पास इतना लंबा इतिहास है 1885 से देखिए, वो अपने आप को कहते हैं, अलग बात है कि वो कांग्रेस, ये कांग्रेस नहीं है, लेकिन अगर इतना अनुभव होता तो वो उसको कम से कम जब वो अध्यक्ष कोई बनता है तो उसको एक बार पढ़ लेना चाहिए था कि वो जो हाल फिलहाल की कांग्रेस है और उस कांग्रेस के बीच में, हालांकि भले ही उसको आप चाहे सेफ्टी वाल्व या कुछ भी करें, उस पर नहीं जा रहे इतिहास में, लेकिन हाल फिलहाल में चाहे 71 की वॉर पढ़ लेते या उससे पहले 65 की वॉर पढ़ लेनी चाहिए थी, 62 की वॉर पढ़नी चाहिए थी, भले ही हम लोग उसमें हारे हों, लेकिन एक पूरी ताकत के साथ ये समझ में आना, इतिहास हमको समझाता है कि जब राष्ट्र ऐसे संकट में होता है तो उस वक्त कोई भी नेता किसी भी तरह का इस तरह का कोई सवाल खड़ा नहीं करता। खासतौर से उस समय जो भी सरकार होती है वो एक मुश्त, अगर कोई विपक्ष है तो वो ये कहता है कि हम अपनी आखिरी बूंद तक आपके साथ खड़े हैं, क्योंकि वो राष्ट्र के अस्तित्व का होना होता है। इन लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, कम से कम राहुल गांधी इस बात का एक्सपीरियंस कई बार कर चुके। अगर आप गौर कीजिए कि खून का सौदा कर चुके हैं, इन्होंने खून का सौदा शब्द इस्तेमाल किया, पुलवामा में खून की दलाली, ये तमाम शब्द आप सिंदूर का इस्तेमाल, सौदा भी इस्तेमाल किया इन्होंने। जी, वो आप ये शब्द इस्तेमाल करके आप उससे टकरा के देख चुके हैं। मैं बड़ा एक इंटरेस्टिंग वो देख रहा था, जो उनके एक प्रवक्ता के तौर पर हैं जो पार्टियों उसमें शामिल हैं, चुनाव उसमें न्यूज चैनल पे एडिटर रहते हैं, लेकिन वो प्रवक्ता कांग्रेस के ही माने जाते हैं अक्सर। आप भी उनके जाने की घोषणा कर चुके थे। तो वो राजदीप जी को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उन्होंने दुनिया के बड़े स्ट्रेटजिस्ट से बात किया। इन्होंने, मतलब राहुल गांधी ने दुनिया के बड़े स्ट्रेटजिस्ट से बात किया और हिंदुस्तान के बड़े कई सारे उन्होंने जनरल से और इस तरह के स्टेडिशियन से बात किया, और उसके बाद ये उनका निष्कर्ष है, ये उन्होंने फैसला किया। और वो उन्होंने कहा, चूंकि वो कहना चाह रहे थे कि वो उनको चूंकि हिंदी फिल्म का वही डायलॉग याद होगा कि जब एक बार राहुल गांधी कोई फैसला ले लेते हैं तो फिर वो पीछे नहीं हटते हैं। तो उन्होंने फैसला यही लिया है कि मैं कभी सुधरूंगा नहीं, इस तरह के मामले में जो देश के मामले होते हैं उनमें मैं इस तरह के बयान जरूर दूंगा जिसको दुश्मन देश, मतलब ये तो कोई कॉमन सेंस का आदमी भी, संजय जी, मैं कम से कम ऐसा बयान कभी नहीं देता। मैं नहीं हूं मतलब, लेकिन मैं ऐसा बयान कभी नहीं देता जिससे कि विपक्ष के अखबारों को हेडलाइन मिल जाती, उनके एंकरों को लीड इन मिल जाता और तमाम पूरे उसको वो दुनिया में भुना सकता। यानी मेरे ही देश के खिलाफ मेरे बयान को कोई इस्तेमाल कर ले, ये बात मेरी कॉमन सेंस और मेरी जो पार्टी के प्रति समर्पित जो भी आइडिया है उस पर सवाल उठाती, साथ ही साथ मेरे बेसिक जो इंटेलिजेंस है उस पर भी सवाल उठाती। मुझे लगता है कि वो लगातार ना इतिहास से सबक सीखना चाहते हैं, ना वो जो मौजूदा समय की स्थिति चल रही है उससे भी सबक नहीं सीखना चाहते, यहाँ तक कि उनकी पार्टी के लोग उनको
जो राय दे रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं, सलमान खुर्शीद हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, यहाँ तक कि आपने सदा एकदम खामोश से दिखने वाले आनंद शर्मा को भी मुस्कुराते हुए देख लिया पार्टी में, ये भी आपको एक बड़ा शगुन लगा होगा कि किस तरह से वो जो है मुस्कुरा रहे थे, खुश थे। तो उनको अपनी पार्टी पर यकीन करना चाहिए, नहीं तो इतिहास पर यकीन करना चाहिए, और नहीं तो कम से कम आम जनता की नब्ज इतने सालों में इतनी जगह से आप रैलियां कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं तो उस मूड को आपने भापा होगा। मुझे लगता है कि इस मामले में ये एक बहुत ही विरोधाभासी बयान है जो लगातार देते रहे हैं, और उनकी पार्टी उनके उन्हीं के बयानों के अगेंस्ट उनकी पार्टी भी आगे बढ़ती रहती है। सिर्फ एक टीम राहुल है जो मुझे लगता है कांग्रेस के अंदर एक अलग कांग्रेस बन चुकी, कांग्रेस आरजी। जो कांग्रेस आरजी के लोग हैं वो तमाम कोशिश ये करते हैं कि जो राहुल कह रहे हैं उसको ट्विटर के साथ, और नहीं तो वो जो सुप्रिया सिनेत, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, वो तमाम लोग पहले तो वो आपस में एक दूसरे की सहमति ढूंढते हैं कि उनकी कोई सहमति बन जाए, फिर नहीं मानते तो ये तय कर लेते हैं कि इसका मतलब है कि हमको राहुल गांधी की राय पर चलना होगा, और फिर वो उस राय को ट्वीट करते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी न तो सबक सीखते हैं, ना ही वो इतिहास पढ़ते हैं, बस उनके जहन में जो चीज आ जाती है कि आज सुबह कुछ तूफानी करना है, तो उसके लिए वो शब्द ढूंढते हैं और उसके बाद वो तूफानी करना शुरू कर देते हैं। जो उनकी पार्टी पर 230 या 240 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवा चलती है, उससे ज्यादा तेजी से उनकी पार्टी पर उनका बयान चलता है। तो मैं कम से कम ये नहीं करता, अगर आप उस सवाल के वापस में जाए, तो मैं कम से कम इस तरह का कोई बयान नहीं देता कि जिससे कि मेरी किसी बाइट को जो है विदेशी चैनल, दुश्मन चैनल, उसको अपनी हेडलाइन बना ले। जी संजय जी। जी, तो भट्ट साहब, आपने देखा हिसाब बराबर कर कि दीजिए, जी हिसाब बराबर कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि आपने जयराम रमेश का एक बयान सुना होगा कि उन्होंने 4 प्रश्न और पूछे थे कि भाई जो जी। डेलीगेशन जाके आए और डेलीगेशंस की मीटिंग ली मोदी जी ने, तो मोदी जी के उस डेलीगेशन की मीटिंग से बड़े त्रस्त दिखे राहुल गांधी। और आज मैं देख रहा था कि आज हेडलाइन भी निकली थी किसी न्यूज़पेपर में, अंग्रेजी न्यूज़पेपर में, और वो ये कह रहे थे कि साहब कि ये बड़ी समस्या आ गई है कांग्रेस के सामने कि यदि कोई डिस्कशन होता है ऑपरेशन सिंदूर पे, तो ये जो अनुभवी लोग गए थे, ये उसके विरोध में कैसे बोलेंगे? क्योंकि वहाँ तो ये अपने आप को नेशनल कॉज़ के साथ में कमिट कर आए हैं। तो ये जो डेलीगेशन के बाद का जो पूरा जो डीब्रीफिंग और ये पूरा जो बनाया है मोदी जी ने, तो क्या आप मानेंगे कि साहब कि मोदी जी ने पाकिस्तान और अमेरिका और इन सब की तो बैंड बजाई बजाई, और साथ में हमारे यहाँ के जो राहुल गांधी सरीखे लोग हैं उनकी भी बैंड लगातार बजाए जा रहे हैं? मेरा मानना है 11 साल के मोदी के कार्यकाल में सबसे बड़ी उपलब्धि ऑपरेशन सिंदूर है, और उसके बाद जो राजनीति हुई है। राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं उससे ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस के अंदर का जो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म था एक राष्ट्रीय पार्टी का, वो अब पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। कोई वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड का मतलब नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी का कोई मतलब नहीं है, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट क्या सोचता है उसका कोई मतलब नहीं है, कोई वहां पे थिंक टैंक है उसका कोई मतलब नहीं है। राहुल गांधी के आर्बिट्रेरी एक्सेंट्रिक बिहेवियर से ही पार्टी चल रही है। आप सोचिए कि सलमान खुर्शीद ऐसे अनुभवी नेता जो 91 से 95 में विदेश राज्य मंत्री थे, मनमोहन सिंह के सेकंड कार्यकाल में वो फॉरेन मिनिस्टर थे, कैबिनेट रैंक था उनका। आज वो 75 साल के हो रहे हैं, अनुभवी आदमी हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और बहुत ही अशराफिया एलीट क्लास के हैं, जाकिर हुसैन के नाती हैं जो राष्ट्रपति थे। उन जैसा व्यक्ति ये कह रहा है आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन से पूरे विश्व में जो एक भ्रम फैला हुआ था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, उससे भ्रम दूर हो गया। उन्होंने यहां तक कहा कि भारत में राष्ट्रवादी होना कितना कठिन काम है, ये भी आपने ध्यान दिया होगा। तो जब ऐसा कह करके जब सलमान खुर्शीद ऐसा तमाचा राहुल गांधी के ऊपर मार रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा है, और आनंद शर्मा वो भी बहुत अनुभवी आदमी है, कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, और WTO की कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। दुनिया भर की टॉप इकोनॉमीज के कॉमर्स मिनिस्टर्स के साथ
ट्रेड को के निगोशिएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, उसको उनको इसका अनुभव है। मनीष तिवारी भी पुराने व्यक्ति हैं और वो भी जो है अनुभवी हैं। तो साफ जो है उनके पार्टी के शीर्ष नेता, शीर्ष लोग और शशि थरूर सब राहुल गांधी से एकदम अलग खड़े हुए हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये हुई है कि इतनी हॉस्टिलिटी जो पिछले 11 साल में कांग्रेस ने प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ जो की है, जितनी गालियां दी हैं, जितनी घृणा का माहौल बनाया है, हमेशा हिकारत भरी कंटेम्पचुअस भाषा में बयान दिया है, इस माहौल में भी और ये मान रहे थे कि 240 सीटें आ गई हैं, मोदी का गेम इज अप नाउ, लेकिन मोदी ने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। इस माहौल में भी नरेंद्र मोदी ने जो कंसिलिएटरी इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का के अपने सोच के तहत जो बाईपार्टीजन पॉलिटिक्स का जो शानदार उदाहरण पेश किया, अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया, उनके डेलीगेशन बनाए, 33 देशों में भेजा, अपनी बात कही और ये भविष्य के लिए अब एक हमने ये सनद बना दी कि देखो हमने अपना काम किया था, अब पाकिस्तान जो करेगा हम पीटेंगे, है वो अलग बात है। तो ये राहुल गांधी को कोई बताने वाला नहीं है कि बाई पार्टीजन पॉलिटिक्स जो होती है वो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन होता है डेमोक्रेसी में। ये बात पहले भी हो चुकी है। 95 में नरसिम्हा राव ने लीडर अपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी को जेनेवा भेजा था। यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन में पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर एक प्रस्ताव पेश किया था, वो प्रस्ताव डिफीट हो गया था और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के जूनियर पार्टनर सलमान खुर्शीद थे। और इसी तरीके से 1971 की वॉर के पहले भी इंदिरा गांधी ने अपोजिशन के एमपीज को विदेशों में भेजा था। उसमें सीपीआई के लोग भी थे, सीपीएम के लोग भी थे, कुछ समाजवादी भी थे। और ईस्ट बंगाल में 1971 में जो पाकिस्तान का चीफ सेक्रेटरी था हसन जहीर, उसने किताब लिखी और वो प्रिजनर ऑफ वॉर था। वो एमयू का पढ़ा हुआ है, लखनऊ का है और वो बाद में पाकिस्तान में कैबिनेट सेक्रेटरी बना। उसने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट को का केस प्लीड करने के लिए इलेक्टेड एमपीज जा रहे थे और हमारे यहाँ फौज के जनरल जा रहे थे यूरोपियन कैपिटल्स में एंड दे हैड नो क्रेडिबिलिटी। सबसे शानदार उदाहरण पेश किया कानी मोजी ने जब उनसे स्पेन में पूछा गया कि इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, देन शी सेड यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इतना शानदार काम किया है इस डेलीगेशन ने और नरेंद्र मोदी ने इफेक्टिवली इस मूव को करके राहुल गांधी को अपनी ही पार्टी में मार्जिनलाइज कर दिया है। नेशनल पॉलिटिकल सिनेरियो से, नेशनल पॉलिटिकल नैरेटिव से राहुल गांधी को बाहर कर दिया। राहुल गांधी मजबूर होकर फिर बयान दे रहे हैं नरेंद्र है, सरेंडर है, और फिर लोगों ने कहा नहीं ये तो बवंडर है। तो ये सब ये तो इस अभी कांग्रेसी सब उसमें माफ करना, कांग्रेसी कह रहे ये और ब्लंडर है। हाँ, ये और ब्लंडर है। तो ये स्टेट क्राफ्ट क्या होती है और डिप्लोमेसी क्या होती है, राज्य का संचालन की विधि क्या होती है, ये जो नैरो इलेक्टोरल डिवीजन है उससे ऊपर उठ के लोगों को सोचना चाहिए। और हम लोग तो साल में 12 महीने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के मूड में रहते हैं। मैं लोगों से कहता हूं कि भाई, खासकर पत्रकारों से, कि हम पॉलिटिक्स की डिस्कस नहीं कर, हम राजनीति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग ओनली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। टीवी चैनलों में साल में 12 महीने यही होता है। राहुल गांधी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मूड में है, लगातार वो मोदी को गाली दे रहे हैं। लेकिन अब जैसे आज क्रैश हो गया है, आप देखिएगा फिर कोई राहुल गांधी का चौंकाने वाला बयान जरूर आएगा। हालांकि वो प्राइवेट एयरलाइन है, रेगुलेटरी बॉडी तो सरकार का दखल है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, और अब एक नया राग शुरू हो गया है कि सैटरडे को अमेरिकन आर्मी में का 250th एनिवर्सरी है, उसका बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है वॉशिंगटन में, शायद 14 जून को। अब उसमें उन्होंने बुला लिया है सैयद मुनीर अशरफ को, जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, जिनको फील्ड मार्शल कहा जाता है। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं ये जो 2.5 किलो के जो मेडल पहनता है, क्या इसने लूडो खेल के जीते हैं क्या? कौन सी जंग जीती है इसने? क्या इसने लूडो खेल लिया होगा कहीं? अब उसको बुला लिया है। अब ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आप इसमें देखिए, अमेरिका एक्सपोज हो गया कि आपका पाकिस्तान आपका प्रॉक्सी है, आपका चिंटू है,
आपका पालतू है, आपके पैसे पे पल रहा है पिछले 50 साल से। ये और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता आपको बर्दाश्त नहीं हुई। लॉकहीड मार्टिन का क्या कबाड़ा निकाला है इंडियन मिसाइल्स ने, ये सब बारे में आप विस्तार से चर्चा कर ही चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इतना मजबूर कर दिया कि वो मुनीर अशरफ को बुला रहा है, और लोगों को, और यहाँ के जो कमेंटेटर्स हैं, अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि थोड़ी उनको अकल दे, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ये तो मोदी की विफलता है। उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं कि ये बहुत बड़ी विफलता है मोदी की, जो मुनीर को बुलाया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अरे डोनाल्ड ट्रंप मुनीर ने उसके साथ में क्रिप्टो डील की इतनी बड़ी, हाँ, तो वो भारत से तो उसका एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ये उसका मुनीर ये ट्रंप का डेस्परेशन ऐसा हताशा है उसकी कि इंडिया के पास के खिलाफ उसके पास कोई मूव नहीं बचा है, और आप जो है डिप्लोमेटिक वॉर के चेस बोर्ड पे इंडिया से बुरी तरह आप पिट रहे हैं, और आप जो है इंडिया में जो है इंडो पाक का मीडिएशन करा रहे थे, लॉस एंजल्स और शिकागो और कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क आप संभाल नहीं पा रहे हैं, और कैलिफोर्निया का जो गवर्नर है वो लगातार आपको गाली दे रहा है कि साहब ये ट्रंप जो है आग में घी डाल रहा है, और लॉस एंजल्स की मेयर कह रही है कि प्रॉब्लम यहाँ पे वायलेंस नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो इमिग्रेशन कस्टम एनफोर्समेंट के लोग जो रेड कर रहे हैं इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर, ये प्रॉब्लम है। ममता बनर्जी की भाषा बोल रही है वो, तो अपना घर तो आप संभाल नहीं सकते, और आप इंडिया पाक मीडिएशन कराएंगे, और अब आप चुप हो गए। 2 महीने, आप 2 हफ्ते में जो है रूस यूक्रेन वॉर ठीक करा रहे थे, 10 दिन में आप इजराइल गाजा में आप शांति करवा रहे थे, 5 महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पे लोग जो है अपने डीजीएमओ की बात को ना मान के, जो 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 लेफ्ट जिहादी मीडिया है ब्रिटेन का, अमेरिका का, उस पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। आप बताइए बीबीसी कब से हमारा दोस्त हो गया? उसका तो नाम ही रखा है मैंने, ब्रिटिश ब्रेन वॉश कॉर्पोरेशन। वो हमारा दोस्त कब से हो गया? तो ये जो आपने प्रकरण उठाया है, ये कांग्रेस के सामने बहुत बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस क्रिएट करेगा, और मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी के तौर तरीके नहीं बदले, इट विल लीड टू अल्टीमेटली अनदर स्प्लिट इन द कांग्रेस। एक और बंटवारे की ओर पार्टी बढ़ रही है ये। जी जी धीरेन्द्र जी, वाकई क्या बंटवारा संभव है कांग्रेस? मुझे देखिए, एक बात तो बिल्कुल उल्टा ये देखता हूँ कि साहब के मोदी जी तो चाहते ही नहीं कि कांग्रेस में बंटवारा हो, चाहते हैं कि साहब की राहुल गांधी ही बने रहें। लेकिन ये है कि राहुल गांधी की अपार मूर्खताएं जो हैं वो कब तक इसको करेंगी कि हमारे आप जानते हैं ना, भाऊ कहते हैं ना, भाऊ उनका बड़ा सटीक कई बार रहता है। वो कहते हैं कि साहब इनको इंटरेस्ट ही नहीं है, इनको तो केवल जो पार्टी की प्रॉपर्टी है वो चाहिए, और इसलिए ये किसी को आगे आने नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी और आएगा आगे तो वो पार्टी की प्रॉपर्टी जो है वो इनके हाथ में नहीं रहेगी, इसलिए वो हर एक को शुरू में ही दबा देते हैं। इनको केवल पार्टी की प्रॉपर्टी से मतलब है, पार्टी की सीटों से मतलब नहीं है। वो अगले महीने तय हो जाएगा सर। रॉ रेवेन्यू कोर्ट में 8 तारीख से लगातार डेली सुनवाई होगी। दरअसल कौन से मैटर में? ईडी वाले में, दिल्ली नेशनल हेराल्ड वाले केस में 8 जुलाई से लगातार सुनवाई होगी, 8 जुलाई से बिना ब्रेक के। कांग्रेस की एक बात तो, हाँ जी, मैं कह रहा कांग्रेस का संजय जी एक बात तो तय है कि अंदर ही अंदर एक बड़ी बेचैनी जरूर आपको दिखाई देगी। वो एक ग्रुप इस तरह का है, आप ये सोचिए कि आज सिद्धारमैया ने जो बयान दिया था कल वापस लौट के उससे मीटिंग के बाद, जो वो हुई थी, जो जनगणना के लिए जो जातिगत सर्वे हुआ था कर्नाटक में 10 साल पहले, जिसको कांग्रेस ने बहुत भुनाने की कोशिश की थी, और उसके बाद इतनी हिम्मत वो पेश नहीं कर पाई कि उसको उन्होंने मॉरली औपचारिक रूप से स्वीकृत कर लिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट पब्लिक नहीं करेंगे और फिर हम नया कराएंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं वहां जाके कि आला कमान ने ये फैसला लिया है, मतलब आला कमान ने ये फैसला लिया है कि हम जो है दोबारा से ये फ्रेश जातिगत सर्वे कराएंगे, जबकि वो इतने समझदार पॉलिटिशियन, घाघ जिसको कहते हैं, कि उन्होंने एक तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो उनकी पार्टी का, उसको वहां जमने नहीं दे रखा पूरे कर्नाटक में। इसके अलावा वो पूरा नैरेटिव डिसाइड करते हैं, लेकिन उसने ये सारी जिम्मेदारी भी, चूंकि उसमें ना तो उनकी हिम्मत थी कि वो कल एक बार उनका जो दूसरे लिंगायत है उनका गुस्सा मोल ले सकें,
वो खुद नहीं चाहते, उन्होंने इसको राहुल गांधी पर छोड़ दिया। दूसरी तरफ आप देखिए शशि थरूर ने बाहर ये साफ कह दिया। अब तो शशि थरूर, मैं ये नहीं कह रहा कि शशि थरूर ने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस क्या कह रही है, खासतौर से जयराम रमेश, जो क्योंकि किसी भी मीडिया विभाग का जब प्रमुख होता है तो पार्टी अध्यक्ष से वो डेली ब्रीफिंग होती है, डेली वो तमाम चीजें तय होती है कि हमको किस मुद्दे पर बोलना है। अगर आप देखेंगे जब वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में अंतर है, तो उस वक्त वो केरल को जो अगले साल चुनाव होना है, उस बड़े चुनाव में खुद अपने आप एक चेहरे को तस्तरी में सजा के दूसरे को पेश करना चाहते हैं। वो अगर बीजेपी नहीं लेना चाह रही अलग बात है, उन्होंने वो तस्तरी अपनी तरफ से बढ़ा दी है। अगर क्या आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि भले ही हम लोग, चूंकि केरल को मैंने कवर भी किया हुआ है, मैं जानता हूं कि बहुत ज्यादा उनकी एक अपील उस तरह की नहीं है कि वो रूरल एरिया में जाके बहुत बड़ी अपील उनकी हो। हम लोग अगर शशि थरूर की माने, लेकिन शशि थरूर कम से कम एक बज पैदा कर सकते हैं अगर वो बीजेपी में जाते हैं, क्योंकि खास तौर से अल्पसंख्यक और तमाम चीजों में वो एक सीधा उस तरह का चेहरा है जिसको लिबरल माना जाता है। तो एक बड़ा शिफ्ट होता है, जो नैरेटिव का शिफ्ट होता है। आप बिना बात के, वो अपनी तरफ से नहीं कह रहे, आप उनको खुद कह रहे हैं। उसके बाद आप सलमान खुर्शीद पे शुरू हो गए। सलमान खुर्शीद की भी बहुत ज्यादा हैसियत नहीं है। दरअसल कांग्रेस की बड़ी एक समस्या ये है कि उसके जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास अपनी वोट है, उनका राहुल गांधी के लिए कोई वोट नहीं है। वो राहुल गांधी को कोई वोट अपनी तरफ से नहीं देना चाहते। जो दूसरे, जैसे अगर आप देखेंगे जो नए लोग, जैसे वेणुगोपाल हैं, जयराम रमेश हैं, या जो दूसरे जो लोग हैं जो कुछ दिन पहले तक कपिल सिब्बल जब तक कांग्रेस में थे, ये तमाम वो लोग हैं जो पंचायत चुनाव भी हार सकते हैं अगर उनको टिकट दिया जाए और उसमें सिर्फ निर्दलीय हो तब भी वो चुनाव हार सकते हैं। तो ऐसे में जो जमीनी नेता है वो कांग्रेस के राहुल गांधी के किसी बयान को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं देते। अब तो जो भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप हुड्डा है, उन्होंने भी इस चुनाव के बाद, आपने देखा होगा हरियाणा चुनाव के बाद, इनके ट्वीटों को रिट्वीट करना बंद कर दिया। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर पे उनमें से किसी ने भी राहुल गांधी को बहुत ज्यादा तरजीह नहीं दी, सिवाय रेवंत रेड्डी को अगर हम कह सकते हैं। वो मुझे लगता है कि वो फ्यूचर की राजनीति के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि कभी भी वेणुगोपाल की जगह खाली हो सकती है, जिनके पास कोई वोट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो उस तरह की राजनीति आप देख रहे होंगे। अभी अशोक गहलोत ने कभी इनको, आप उससे ज्यादा, आपसे ज्यादा उसको बहुत बारीकी से कौन देख सकता है कि जो अभी तक अशोक गहलोत केंद्र को कुछ मानने की स्थिति में नहीं थे, कुछ तैयारी में नहीं थे। जब उन्होंने जब पार्टी के अंदर डिवीजन की स्थिति आ गई थी, उस वक्त उन्होंने खुल्लम खुल्ला केंद्र का पूरा विरोध किया था। अभी वो फिर अपनी एक अगली उसमें दिख रहा है कि वो अब उसके साथ फिर अपना मेल मिलाप करना चाहते हैं सचिन पायलट के, क्योंकि सब राहुल गांधी के इस तरह के इंस्टेंस को लेकर उनको भी बहुत कंफ्यूजन है। क्योंकि जनता का जो मूड है वो लोगों को मालूम है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। देखिए इंदिरा गांधी अगर 71 के बाद 72 में चुनाव लड़ती हैं तो 19 में से लगभग 14 राज्यों में वो सरकारें बनाती हैं, 14 से 15 में, और 50% से ऊपर वोट मिलता है और वो जो सीटें हैं वो लगभग 2/3 तक भी पहुंचती हैं अलग अलग राज्यों में। लेकिन राहुल गांधी इसको भी नहीं मान रहे कि 2019 में, 2014 के चुनाव के बाद अगर आपने देखा किस तरह से एक बड़ा अटैक हुआ, उसके बाद उसका जवाब दिया गया, उसके बाद फिर 2019 में बहुत ज्यादा वोटों के साथ आते हैं, बहुत ज्यादा जन समर्थन के साथ आते हैं। अभी भी राहुल गांधी 99 और 240 में कौन सा ज्यादा है ये लोगों से पूछ रहे हैं भीड़ में जाके कि भाई 99 सीट मुझे मिली है लेकिन मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, उसको 240 मिली, इतनी कम सीटें मिली हैं, इसके बावजूद वो प्रधानमंत्री है। तो इस तरह से मुझे लगता है एक अलग कांग्रेस, भले ही वो पार्टी तोड़ने की स्थिति में ना दिखाई दे, लेकिन खुलेआम आकर समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। आप बहुत दिनों से कुछ देख रहे होंगे, चुनाव के बाद, वायनाड के चुनाव के बाद कहीं भी प्रियंका गांधी वाड्रा कहीं नहीं दिख रही हैं। आपको उनके किसी भी तरह का कोई एक्टिविटी दिख रही हो, आपको कहीं मूवमेंट दिख रही हो। इसके अलावा जो कांग्रेस में कोई और बड़ा नेता, पहली तो बात है वहां बड़ा कौन है, किसको कहा जाए, वो सब नहीं दिख रहे हैं। जो रीजनल लीडर है वो भी अब अपना ज्यादा प्रेजेंस आपको दिखेगी नहीं, वो शो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी के लिए परेशानियों का सबब है। हालांकि कांग्रेस के अंदर जो बचे हुए नेता हैं, जो कुछ नेता हैं जिनको ये लगता है कि उनके पास वोट है, वो अभी भी सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनको मालूम है कि राहुल गांधी इस मजमे को बहुत दिन संभाल नहीं पाएंगे। जिस तरह से ये पार्टी बिखरना शुरू होगी, एक दो हार, क्योंकि अभी जो अगले राज्य में चुनाव होना है, आप सोचिए कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा बिहार में मेहनत कर रहे हैं। बिहार में उनको सीट कितनी मिलेगी, उनको लड़ने के लिए सीट कितनी देंगे राहुल को, लालू या तेजस्वी?
इसके अलावा फिर आप आगे चले जाएंगे, केरल में वो इस उम्मीद में बैठे हैं कि पिछली बार इतिहास भले ही नहीं दोहराया हो लेकिन इस बार मिल जाएगा, क्योंकि हमको हर बार सत्ता बदलती है, लिहाजा पिछली बार नहीं बदली, इस बार बदल जाएगी। वो अपने लीडर्स के चेहरे उतारना चाहते हैं वहां से, सामने से। इसके बाद आप बंगाल में कहीं नहीं है, आपके पास बंगाल में एक सीट नहीं मिलने वाली है, ना ममता बनर्जी आप पर इतनी कोई दया करने वाली। तमिलनाडु में फिर आप उन्हीं के उस पर जाएंगे। तो आप ये देखेंगे हाल फिलहाल के सिनेरियो में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि उनको मिलना कुछ नहीं है। तो वो इसी स्थिति से गुजर रहे, और ये बात पार्टी में देर सवेर जरूर होगी। नहीं तो पार्टी में जिस तरह की निराशा अभी घर कर रही है, क्योंकि आई थी उनके अंदर ऊर्जा दिखाई दी थी जब 99 सीट पर आई थी, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक के बाद एक गलत अपने इश्यूज का चयन करके मुझे लगता है बहुत ज्यादा नुकसान पार्टी का वापस कर लिया है। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जाति का कार्ड जो है या उसका कार्ड यूपी में या बाकी तमाम जगह पर दोबारा नहीं चलता दिख रहा। कुछ और परेशानियां हो सकती हैं लेकिन वो चलेगा नहीं, लेकिन उनको एक उम्मीद है कि शायद यही है। तो मुझे लगता है पार्टी में उनको लेकर यकीनन प्रॉब्लम जरूर है। अगर मैं कहूं कि वो राहुल गांधी कम से कम ऑपरेशन सिंदूर पे कहीं और खड़े हुए दिख रहे हैं और पार्टी कहीं और खड़ी है। ये जा तो साहब ये जो यहाँ पे अहले दीन है, जी, अहले दीन अखिलेश जी, ये भी कुछ कुछ उसी लाइन पे है लेकिन पूरी तरह से नहीं है। मैं इसी में कुछ बोलना चाह रहा था कि ये धीरेन्द्र जी के मन में तो अब किसी के प्रति कोई दया भाव रह ही नहीं गया है। अखिलेश यादव इतने दुखी हैं कि हम लोकसभा की तीसरी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी हैं, अपोजिशन में नंबर 2 की हम पार्टी हैं, 37 हमारे एमपी हैं, हमें कोई पूछता ही नहीं है। और अभी योगी जी आजकल ऐसे छक्के मार रहे हैं बहराइच में और भिंगा में और सिद्धार्थनगर में और 4-5 जो भारत नेपाल सीमा के जिले हैं, वहां दर्जनों की संख्या में फर्जी मदरसे, मजारे, दरगाहें और मस्जिद जो गवर्नमेंट लैंड पे बनी हुई थी वो सब गिरा दी गई। अब एक सैयद सालार मसूद गाजी है बहराइच में, उसके नाम की मजार बनी हुई थी कतनिया घाट के जंगल के अंदर, उसको भी अरे वो तो लक्कड़ शाह की थी साहब। अरे मतलब अरे वो उसी परिवार का ही है, वो कोई दूर का नहीं है। तो लक्कड़ शाह पीर परसों योगी जी गए बहराइच और वहां जाके उन्होंने एक्सप्लेन किया, भैया गाजी का मतलब जानते हो? और हमारे अखिलेश भैया इतने परेशान हो गए, बोले हमारी सरकार जब बनेगी तो लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट पे हम सोने की मूर्ति लगवाएंगे। अब बताइए ये तो उनकी राजनीति, सोने की मूर्ति किसकी? अरे सुहेलदेव की, राजा सुहेलदेव की, वही मैं कह रहा था। राजा सुहेलदेव की लगवाएंगे। अच्छा सुहेलदेव की, ये बता। तो ये जो तो अभी तक तो लकड़ी की नहीं लगवा पाए, अब सोने की लगवाएंगे। तो अब यहाँ लोग कह रहे हैं कि अल्लाह का अजाब जो है हमारे ऊपर कहर बन के टूट रहा है और तुम उम्मीद लगाए हो एक काफिर से, अखिलेश यादव से। बताइए, जो हमारा नेता है वो तो जेल में है, आजम खान, और आज जो है एक नई मुसीबत आ गई। डीएम रामपुर ने कहा कि जो आपने इस प्रॉपर्टी की जो आपने रजिस्ट्री कराई थी इसमें अंडर वैल्यूएशन हुआ है, स्टैंप ड्यूटी कम दी है, 1.5-2 करोड़ रुपए की उसमें जो है 4 करोड़ 62 लाख की, 4 करोड़ 62 पेमेंट नहीं हुआ तो आज आरसी जारी हो गई कल। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आजम खान के खिलाफ आरसी जारी कर दी है कि आपने जो है एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी जो आपको देनी थी आपने नहीं दी। और अभी जो सांसद है संभल के, जिनके ऊपर 2 करोड़ रुपए का बिजली का बिल ठोका था, हमारी माननीय हाई कोर्ट ने उसको घटा के 6 लाख कर दिया कि नहीं भाई माइनॉरिटी है, कहाँ से देगा इतना पैसा। तो खैर वो हो गया, उनको राहत मिल गई। तो यूपी की राजनीति में अखिलेश यादव से नेता लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये सोशल मीडिया पे आपकी निरंतर उपस्थिति बनी रहे, ये चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। योगी जी हर दिन वो काम करते हैं जिससे वो अपने वोट बैंक को बांध के रख सके। वो लगातार और योगी ऐसा मुख्यमंत्री मैंने कभी नहीं देखा जो साल में 12 मिनट प्रतिदिन दौरा करता है। वो कभी एक दिन उनका कहीं ना कहीं और बीतता है। तो वो लगातार जो मेहनत कर रहे हैं। और एक वहां के विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो थोड़े बड़बोले हैं। तो कल योगी जी ने मन से बोल दिया कि जरा विधायक जी थोड़ा कम बोले, तो उससे भी जो है लोगों को बड़ी राहत मिली कि अभी चुप रहेगा, या ये पार्टी के लिए एम्बैरेसमेंट पैदा करता है। तो योगी जी ने कल मन से बोल दी बात ये। सुरेश्वर अभी जो दंगा जो छोटा सा क्लैश हुआ था लास्ट ईयर, जिसमें लड़का हिंदू मारा गया था, उसमें सुरेश्वर सिंह के बड़बोलेपन की वजह से
थोड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी। सब मुख्यमंत्री ने मामला उसको संभाला असेंबली के अंदर। तो यूपी में जो जो हालत है अगले, और फिर एक इमरान मसूद ने बयान दे दिया जो सहारनपुर का एमपी है कि वो जो लोकसभा में जो सीट बंटवारे का फॉर्मूला यहाँ नहीं चलने वाला है, असेंबली में तो हम 200 सीटें लेंगे। तो फिर अब धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतरना पड़ा, जो अखिलेश के छोटे भाई हैं और आजमगढ़ से एमपी हैं, कि साहब इमरान मसूद को कब से पार्टी ने अधिकार दे दिया कांग्रेस ने कि वो पार्टी सीट शेयरिंग के बारे में बयान देने लगे। ही विल नॉट टेक ए कॉल, इसके बारे में कांग्रेस का हाईकमांड बात करेगा। और हमारा इंडिया अलायंस से जो गठबंधन है वो पूर्णतः इंटैक्ट है। पार्टी का ये दबाव है कि भाई साहब जो छोटी छोटी पार्टियों को आपने भगा दिया, आरएलडी भाग गया, ओम प्रकाश राजभर भाग गया और केशव प्रसाद महानदल वाला भाग गया। ये छोटी छोटी पार्टियों को लाइए जो 2 सीट 4 सीट 5 सीट में प्रभावी होती हैं और जो हमारी मिसिंग लिंक को ये फिल करती हैं। ये बड़े बड़े अलायंस से, कांग्रेस से अलायंस करके हमको क्या मिलेगा? हम भले कांग्रेस को चाहे कितनी कम सीटें कर दें, 100 से कम नहीं देंगे ना। और कांग्रेस जो है हमारे बल पर ही सीटें उसको वोट मिलेगा। कांग्रेस का अपना वोट कहाँ है? उसकी आवाज, कांग्रेस के केवल 2 एमएलए हैं यूपी असेंबली में, वो 2 के बढ़ के 8 हो जाएंगे, ये 12 हो जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के सामने भी संकट है और ऑपरेशन सिंदूर का मामला जो है उससे इसलिए गंभीर हो गई है। और मोदी जी ने एक काम बहुत ही खतरनाक किया है, जो कास्ट इन्यूमरेशन अलॉन्ग विद सेंसस, यानी कास्ट सेंसस को भी मान लिया है। अब समाजवादी पार्टी को लग रहा है ये तो हमारी तिजोरी थी, इन्होंने उसी को उड़ा लिया। अब इनका पीडीए एकदम खोखला हो गया। जब जाति जनगणना हो रही, भाई ठीक है, एक बार हो जाए। बिहार में हो चुकी है, कर्नाटक में हो चुकी है, तेलंगाना में हो चुकी है। वो खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गई, उनको समझ में नहीं आ रहा कैसे उसको हैंडल किया जाए। तो अब ये जो है, और कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में कोई भी इंस्टीट्यूशनल तरीके से काम करने का कल्चर ही नहीं है, सिस्टम ही नहीं है। अब आप देखिए 11 साल में कांग्रेस एक भी एक्ट, पॉलिटिकल इडियम नहीं खोज पाई कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट को कैसे काउंटर करना है, कैसे इनके नैरेटिव को चैलेंज करना है। जबकि बीजेपी का जो सिस्टम मैसेजिंग का है, जो जनता में कैसे रेजोनेट करे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो जाके उन्होंने गब्बर सिंह के डायलॉग को दोहराया है गुजरात की पब्लिक मीटिंग में, जनता में मैसेज गया ना। लेकिन राहुल गांधी के पास क्या है, अखिलेश यादव के पास क्या है? अब आज भी उनका बयान आया है, जो प्लेन क्रैश हुआ है उस पर उनका ट्वीट आ गया है। उन्होंने सरकार से बहुत नाराज है कि सरकार ने कैसे होने दिया। तो राजनीति जो है, और मैं तो मानता हूं कि अब धीरे धीरे जो कांग्रेस और सपा वाली जो राजनीति है, जो इंडिया ब्लॉक की पॉलिटिक्स है, भारतीय अर्थव्यवस्था का ये असंगठित क्षेत्र है और बीजेपी संगठित क्षेत्र है। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर हो गई है बीजेपी, और बाकी सारी पार्टियां अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं। हर दिन एक नया मुद्दा, हर दिन एक नया ट्वीट, हर दिन एक नया बयान। किसी मुद्दे पे उनके पास कंसिस्टेंट कोई पॉलिसी नहीं है। वक्फ को आपने इतना बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जब वक्फ बिल पेश हुआ तो राहुल गांधी लोकसभा से गायब थे। कांग्रेस का एक नेता का नाम आप नहीं बता सकते जिसने लोकसभा या राज्यसभा में वक्फ मुद्दे के खिलाफ कोई बहुत मजबूत दलीलें दी हो या कोई बहुत दमदार भाषण दिया हो। एक नेता आप नहीं बता सकते। और जुलाई 2024 में बजट आया, फरवरी 2025 में बजट आया। दोनों बजट सत्र में, दोनों राज्यसभा लोकसभा में कांग्रेस के लोगों ने कोई बहुत मजबूत भाषण दिया हो या कोई बहुत बड़ी खामी निकाली हो बजट में, इकोनॉमिक पॉलिसी में, आपको एक नाम याद नहीं आएगा। बस वही अडानी अंबानी, अडानी अंबानी, अडानी को बेच दिया, अंबानी को बेच दिया। तो केवल रेटरिक और जार्गन, शब्द आडंबर और शब्द जाल के आधार पर राष्ट्रीय राजनीति को बहुत लंबे समय तक धोया नहीं जा सकता। जबकि बीजेपी के पास ठोस मुद्दे हैं। अब जैसे कल का मुद्दा आया, आईएलओ ने जो कहा है कि इंडिया में सोशल सेफ्टी कवरेज जो है, जो 2014 में 19% था, वो अब बढ़ के 65% हो गया है। इट्स ए लॉन्ग जर्नी, वी हैव ए लॉन्ग वे टू गो। यानी काम हुआ है ना। तो आपके पास क्या है? आप खाली बोलते थे 90 में कि भाइयों मंडल लागू हो गया है, अब डीएम सीएम पीएम तीनों अपने होंगे। आज भी आप वहीं पर हैं, आप आगे नहीं बढ़े। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यहाँ आओ, हम तुम्हें कुछ और देंगे। और जो गवर्नमेंट का जो भी परफॉर्मेंस वेलफेयर मेजर है, वो काम होता हुआ दिख रहा है ना। पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और एंड इकोनॉमिक,
चारों फ्रंट पे काम हो रहा है सरकार की ओर से। जिस तरीके से योगी जी ने नेजा मेला के खिलाफ जो अभियान चलाया है, मुरादाबाद में, अंबल और अमरोहा में, संभल में, बहराइच में, बाराबंकी में, इलाहाबाद में, अभी 6 शहरों में, कल बाराबंकी भी जुड़ गया, कि ये जो आपके सैयद सालार मसूद गाजी और इनका जो पूरा कुनबा है, नेजा मेला नहीं होगा, काफिरों के सीने में इस्लामी भाला अब नहीं गड़ेगा। ये कल्चरल वॉर है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। इसका बहुत लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस है। और जो इस्लामी जिहादी इकोसिस्टम है, जो दरगाहों मजारों के बल पर फल फूल रहा है, आई कॉल इट इस्लामिक आइडोलेट्री। ये जो इस्लामिक आइडोलेट्री जो चल रही है, इसके खिलाफ जो योगी जी का अभियान है, कोई बोल नहीं पा रहा है यूपी में इसके बारे में। और जिन लोगों को यूपी के इतिहास की, इस्लाम के इतिहास की जरा भी जानकारी है, वो जानते हैं कि पिछले 1000 साल में क्या हुआ है और इसके जरिए क्या हो रहा है। ये पीएफआई का जो टारगेट है 2047 में इंडिया को इस्लामिक स्टेट बनाने का, उसमें यही इकोसिस्टम काम आएगा। जो उत्तराखंड में हजारों दरगाहें मजारें खत्म की गई हैं, या और जो यूपी में की जा रही है, तो ये सब चीजें से जो इस्लामिक इकोसिस्टम टूट रहा है, और इससे भी समाजवादी पार्टी को परेशानी हो रही है। लेकिन ऐसा अब नैरेटिव बन गया है कि पॉलिटिकली करेक्ट भाषा बोलने की मजबूरी योगी जी ने समाप्त कर दी है यूपी में। दिल्ली में वो काम अभी मोदी नहीं कर पाए हैं। योगी जी ने तो इतना काम कर दिया है कि अब आप डरिए मत कि साहब यहाँ मौलाना बैठे हैं और ये बुरा मान जाएंगे, अरे साहब वो लाहौल बिला कोत, आप तो ये गंगो जमन तहजीब के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं तो मौलानाओं से खुलेआम बोलता हूँ कि जी अस्सलाम वाले कुमकुम, तो पूछते कुमकुम क्या होता है, तो मैंने कहा यही गंगो जमन तहजीब है। हमने चंदन लगा दिया, आइए। तो हमारे लिए योगी जी की परफॉर्मेंस का आकलन का केवल एक ही मानक है कि पॉलिटिकली करेक्ट भाषा बोलने की मजबूरी से योगी जी ने हमको आजाद कर दिया। दैट इज व्हाट आई वांट। बाकी नाली खड्डा बनते ही रहेगा, वो तो काम सरकार का है कि सड़कें बनाएगी, नाली बनाएगी, स्कूल बनाएगी और तमाम काम करेगी, वो तो विकास होता ही रहेगा। लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो उनको तमाम चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो हर बारे में ही कांट बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट। लेकिन योगी जी ने जो हिम्मत दिखाई है, ये हिम्मत पूरे बीजेपी में, यूपी में किसी में नहीं है, ना एमएलए में, ना एमपी में, ना एमएलसी में, किसी में नहीं है। डरते हैं बोलने में अभी भी। तो ये होता है असली एजेंडा सेट करना, कि हम आपके द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार अपनी भाषा, अपना शिष्टाचार और अपना नैरेटिव हम तय नहीं करेंगे। जो हम सही समझते हैं वो हम बोलेंगे। मैं तो खुलेआम कहता हूं भाई, लखनऊ नवाबों की नगरी नहीं है, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अवध है। ये नवाब कौन है भाई? 250 वर्ष पहले आए थे, तुर्कों के नौकर थे। ये कब के ये तहजीब तमद्दुन कब से हो गया? और अगर नवाब इतना प्यार करते थे हिंदुओं को, तो उन्होंने बाबरी मस्जिद क्यों नहीं सौंपी हिंदुओं को? अब थोड़ा सा धीरेन्द्र जी के पास चले, इन्होंने लक्कड़ शाह के ऊपर पीएचडी कर रखी है। नहीं सर की बातचीत में बीच में मुझे एक बात याद आई कि तहजीब और उसकी बात, तो मुझे उसमें सिर्फ इतना जोड़ना है कि अभी मैं 3-4 AI प्लेटफॉर्म से लगातार जूझ रहा था उनसे, क्योंकि वो जो बनाए गए हैं AI प्लेटफॉर्म, अगर आप जाएंगे संजय जी, तो वो बहुत शानदार डिबेट होगी जो टीवी पर दिखाई देगी, जो यहाँ आप टीवी का मतलब हमारी इस स्क्रीन पर दिखाई देगी। मैं लगातार उनसे ये समझने की कोशिश करता रहा, और आखिर में मैं अगर सेव करता तो मैं दिखाता, और चूंकि सब लोग देख के हंस रहे थे, कह रहे थे धीरेन्द्र जी आपको तो ये अच्छा खेल मिल गया, क्योंकि वो शुरुआत ही नैरेटिव इससे शुरू हुई, और वो वहीं से शुरू हुई जो सवाल आप करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है आपका सवाल शायद इसी से जुड़ा हुआ है, जो योगी आदित्यनाथ जिस तरह का अभियान चला रहे हैं, अगर उसी से जुड़ा हुआ है तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। बाबा लक्कड़ शाह पीर और थोड़ा सा हाँ, तो मैं उसी के लिए हजरत सैयद सलार मसूद गाजी के बारे में कुछ बताएं। तो मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। तो मैंने उनसे शुरू किया, क्योंकि जैसे ही जेठा मेला रुका तो हमने कहा ये कैसे संभव हुआ कि भाई जेठा मेला रोक दिया? बताइए, पूरे अवध की एक गंगा जमनी तहजीब का सर्वोच्च नायक, और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में सुल्तानुल औलिया, औलियाओं का सुल्तान, शोहदाए उल औलिया, जिसके अगर आप टाइप करेंगे तो 5000 कव्वाल अभी निकल आएंगे। आप अभी टाइप कीजिए गूगल पे और डालिए कि गाजी सैयद सलार मसूद, तो तुरंत 5000 कव्वालियां एकदम आपके माथे पर आकर गिरेंगी।
तो हमने कहा कि साहब इनको जरा इतिहास के हिसाब से टटोलने की कोशिश की जाए। उसी दौरान मैं वहां जाऊंगा, लेकिन पहले जो गंगा अवध वाली थी, तो मैंने उस पर भाषा के तौर पर देखने की कोशिश की कि यार ये जो भाषा है ये तहजीब की भाषा कैसे हुई। तो उसने लिखना शुरू किया, तीनों एआई प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूं, जेमिनी, चैट जीपीटी और आपका एक परप्लेक्स। तो उन्होंने तीनों का, देखिए मजेदार बात देखिए कि वो पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को जमीन के नीचे दफनाने की कोशिश करने में तीनों एक जैसी तरह से काम करते हैं। उन्होंने कहा कि साहब ये जो है, चूंकि इससे तहजीब और भाषा जो है, एक लहजा, शीरी लहजा और वो सब आता है। तो मैंने उससे कहा कि मैं आपकी इस बात को बहुत अच्छे से मैं समझता हूं कि आप जो कह रहे हैं, अब आप जरा मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान के किस शहंशाह ने, किस बादशाह, किस सुल्तान ने, चाहे वो मुगल, मैं लास्ट से लेके पहले तक आता हूं जब तक स्लेव डायनेस्टी आती है, किस सुल्तान ने अपनी भाषा में इस भाषा को तहजीब की भाषा माना? तो उन्होंने कहा साहब नहीं, ये तो 11वीं 12वीं शताब्दी में उनके आने के बाद में डेवलप हुई। तो हमने कहा किसी कहीं सरकारी दफ्तर में कामकाज हुआ होगा इसमें? तो कह रहे नहीं हुआ। तो हमने कहा कोई ऐसा हो जिसने इसको कहा हो कि ये उर्दू जो है इससे बड़ी शीरी जबान है? हमने कहा अमीर खुसरो और तमाम लोगों ने, जिन्होंने, अमीर खुसरो ने कहा था कि ये तो राहगीरों की भाषा है, बाजारू भाषा है, और इसके अलावा किसी भी तो कोठे की भाषा थी। हाँ, मैं उसी पे बता रहा हूं कि एआई के साथ ये झड़प लगातार हो रही है और उसने बाद में मान लिया, उसने माना कि आपका डाटा, तीनों का डाटा, कि आपको इस तरह तैयार किया गया कि जो वामपंथी किताबों में लिख रहे थे, एआई अब इस तरह तैयार किया गया कि जो वो किताबों से नहीं पहुंचा रहे थे, अब वो इसके माध्यम से पहुंचा रहे। तो मैंने शुरुआत आज से मैं करता हूं कि शुरुआत की बाबा सैयद बाबा शकील साहब से, जो नए उड़े हैं, जो अभी बाबा, जो हमारे योगी बाबा है, उन्होंने जो नया विकेट अभी उड़ा है वो सैयद बाबा शकील साहब का है। साहब हमने कहा इसको ढूंढो, ये कौन है? तो तमाम लोगों ने हाथ खड़े हमें भी कर समझाएं जी। सैयद बाबा शकील साहब कौन है? हाँ, ये जो आपने सवाल किया, ये एआई भी मुझसे पूछ रहे थे जो अभी कि ये कौन है बाबा आ गया। हमने कहा भाई ये बहुत बड़ा उर्स लगता है इसका, 4 दिन मेला चलता है, पूरे 4 दिन चलता है यार, इतिहास तो कुछ बताओ। पता चला कि साहब इनका कोई इतिहास नहीं। उसने नीचे तीनों ने लिखा कि साहब इनका कोई इतिहास नहीं, हो सकता है कोई लोकल के पीर वीर हो, यही शब्द इस्तेमाल हो रहे थे कि ये लोकल में कोई पीर वीर मान लिए गए होंगे। दरअसल इस पूरे देश में मैं योगी आदित्यनाथ की सबसे बड़ी एकदम कोई कदम मैं मानूंगा, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है, कल्याण सिंह के समय में भी बेहतर हुआ था, ठीक है, मायावती के शुरुआती दौर में कल्याण भाग गए थे लोग छोड़ के, बहुत सारे काम हुए, लॉ एंड ऑर्डर उस समय है जब आप कस जाते हैं, लेकिन नैरेटिव की वार, संस्कृति के साथ अपनी संस्कृति को खड़ा करना, जो एक डर, जो एक खौफ, जिसको विजयन जी कह रहे थे, वीरेंद्र भट्ट जी, मैं उसी को बता रहा हूं कि जब सैयद सलार मसूद गाजी पर जब लगा तो मैंने उसको पढ़ने की कोशिश की। वो शख्स जिसके लिए 300 से 400 बिना दूल्हे की बारातें जाती हैं, बहुत 1 महीने तक वो मेला चलता है, और उस शख्स का जब आप पढ़ते हैं तो उसकी मौत 19 साल की उम्र में हुई है, और उसके लिए जो मेले लगते हैं, आप मेले सोचिए कहां से शुरू होते हैं। मेले संभल नेजा गढ़ता है, नेजा तब गाड़ा जाता है जब आप दुश्मन देश के अंदर वो गाड़ते हैं, भाला उसके अंदर शिविर में, तो पहला भाला वहां गड़ता है संभल में, फिर मुरादाबाद में, फिर उसके बाद मेरठ, फिर उसके बाद ये बिजनौर, फिर उसके बाद बाराबंकी, और उसके बाद फिर आप लास्ट में यहाँ पहुंचते हैं जहां ये खुद 19 साल का शख्स, और जब आप उसको इतिहास में पढ़ने लाते हैं, अवध के कमिश्नर स्लीमन ने कहा था, मैं तो हैरान हूं, उसने लिखा था ये कि उसने, उसका मैं एकदम एग्जैक्ट कोट बता देता हूं, उसने कहा था कि मुझे हैरानी ये होती है कि कैसे एक सैन्य गुंडे के उस पर इतनी बड़ी भीड़ हिंदुओं की जाती है, जिसके पास, जिसकी इतिहास में दर्ज एकमात्र योग्यता सिर्फ अकारण और जो संख्या में बहुत बड़े और बहुत ही ज्यादा, जिनको कह सकते हैं कि जिन्होंने विनाश किया हो, और हिंदुओं की हत्याओं के अलावा कुछ भी दर्ज नहीं है। 19 साल के उम्र में उसके मरने की बात की जाती है, उसके साथ कहानियां इस तरह जुड़ जाती है, जो, और जब आप किताबें पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वो तो कई जगह है, वो तो इतिहास की कई किताबों में, वो तो उसके लिए, चाहे आप उसमें जाइए, फिर फिरोज शाह तुगलक के लिए लिखा गया कि किस तरह वो वहां पहुंचा उसने, और उसके आने के बाद उसी की किताबों में लिखा हुआ, आप सोचिए, उसके आने के बाद वो इतना कट्टर हो गया कि उसने ब्राह्मणों पे भी जजिया लगा दिया और उनको जिंदा जलाना शुरू कर दिया।
जो लोग जुन्नारदार यानी जो यज्ञोपवीत पहनते थे, उन सबको, ये उसका देन है। अकबर गया, तुगलक गया, ये तमाम लोगों ने उसको एक इस तरह से एक बड़ा नैरेटिव खड़ा किया जिसके बारे में कोई नहीं जानता। कोई उसको कहता तो महमूद गजनवी का भांजा था, उसके साथ आया था, उसने मेरे यहाँ से शुरू करके मुल्तान से और यहाँ तक उसने सोमनाथ के मंदिर पर भी हमला किया। इतिहास में कहीं नहीं है, इतिहास में कहीं नहीं है। और चूंकि योगी आदित्यनाथ जी का इसलिए याद रखा जाएगा कि जब ये मेला पर रोक लगी तो तमाम लोग तुरंत उछल कर भागे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अदालतों में बैठे हैं। एक पंडित जी थे, मिश्रा जी शायद, जिन्होंने बहस की थी, उनका मेरा नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमको आपकी जरूरत नहीं है साहब, सरकार प्रशासन की, हमारे पास जो 1.5 किलोमीटर जमीन है जो इनकी सालार साहब की, हम उसी पे मेला लगा लेंगे। तो कोर्ट ने अचानक कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा ही बढ़िया उसमें हुआ, उसने कहा कि साहब ये 1.5 किलोमीटर जमीन के कागज लाइए आप। वो तो मेला लगेगा बाद में, पहले आप कागज लाइए। अब कागज 1.5 किलोमीटर जमीन के कहां से लाएंगे, वो तो कब्जा है। तो वो कागज अगली जमीन पे, वो उन्होंने तारीख मांग ली। और ये जो बहस है, इसीलिए वो मेला नहीं लगा, क्योंकि उनका कागज वागज कुछ भी नहीं थे। अब वो जाके प्रेस क्यों करेंगे। उसके बाद इनके पिता थे, सालार साहब के पिता, उनका बाराबंकी में लगता था साहब मेला, उनके लिए भी बड़े झूल और वो पड़ते, परंपराएं हैं। आप सोचिए पूरे देश में है, हाँ, पूरे देश में संजय जी, आपने इसको मतलब सूफीज्म को सबसे बेहतर तरीके से, मैं जितने ज्यादा वक्ताओं को सुनता हूं उनमें आपको बहुत उससे सुनता हूं और पढ़ा आपकी किताब को, आप ये सोचिए कि कहाँ यहाँ तमाम लोगों ने हल्दी लगाना, इस्लाम में जो ये जो जिन्होंने वो थूकते थे, जो क्या नाम था उनका, जो कैरानवी है जिसने कांधलवी जिसने रखी थी शाद की, जो एक जो जाते हैं 40 दिन के लिए जो जाते हैं, वो किसने ली, मैं माफ कीजिए मैं भूल रहा हूं। वो तमाम जो मेव जो पूरे मेवात में इसलिए बनी थी, उसकी स्थापना इसलिए हुई थी देवबंद से, ताकि वो हिंदुओं की कस्टम्स छुड़ा सके। बाकी तमाम जगह आप इसलिए कि लिपस्टिक लगाने पे फतवा है, जीन्स पहनने पे फतवा है, लेकिन आप ये सोचिए कि किस तरह से ये नैरेटिव गढ़े गए कि हत्यारे, हमलावर, बलात्कारी वो नायक कैसे बनेंगे, और वो हिंदू महिलाएं जिनकी कोख उजड़ी, जिसके सिंदूर उजाड़े, जिनके बच्चे मार दिए गए, जिनके साथ रेप हुए, वो उस पर मजार पर जाकर मत्था टेक के अपने लिए दुआ मांग रही हैं। ये नैरेटिव बनाना कितना बड़ा, मैं समझता हूं कितना बड़ा काम किया गया होगा ये। और उसको किस तरह से किसी एक मुख्यमंत्री ने उस पर नहीं बोला, आपकी किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो 1.5 किलोमीटर की जमीन है उसको कब्जा कर लिया गया। उसके बाद यहाँ रोका गया, तमाम जगह जो शुरुआत हुई थी आपको याद होगा, उस मुझे आज भी उस सब इंस्पेक्टर या डीएसपी है उसका बयान याद आता है, जब वो कह रहा साहब हम तो मेला ये लगाते रहे हैं, तो उसने कहा कि तुमको शर्म नहीं आती, एक विदेशी हमलावर आके हत्यारा और तुम मेला लगा रहे हो। ये सवाल जो है योगी जी ने जब परसों बोला तो उन्होंने कहा संभल का एएसपी है, हाँ संभल का उसी का, तो मुझे योगी जी ने परसों बोला कि उन लोगों को भी बधाई, उन लोगों को बहुत धन्यवाद जिन्होंने इनको रोका। और जैसे ही उन्होंने एक आध तुरंत जो है, ये जो एक बाबा ये सैयद सोच रहा था चुपचाप कोने में कि यार मेरा तो शायद मन ही जाएगा, वो अंदर लेटा लेटा, अगर वहां लेटा हुआ होगा तो उसने कहा होगा कम से कम मेरा उर्स तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अफसर था उसको समझ में आ गया कि बाबा क्या कह रहे, वो उछल के पहुंच गया, उसने ये बाबा भी बंद, इसका भी मेला रहे, और तब बंद। और लक्कड़ शाह को लेकर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये तो मैंने आपको कह रहे साहब लक्कड़ शाह के तो पार्थिव शरीर भी नहीं निकला उसके अंदर से। हाँ, वो तो कोई चीज तो निकल ही नहीं रही है। और दूसरा ये है कि लक्कड़ शाह अकेले शाह नहीं थे वहां लक्कड़ शाह अकेले शाह नहीं थे, वहां 4 शाह बन गए थे। और उन्होंने कहा, जब मैं उनकी बाइटें सुन रहा था दरगाह कमेटी के और उन लोगों के, उन्होंने ये कहा कि ये 1000 साल का इतिहास का है जो यार, मैंने हिसाब लगाया कि यार 1000 साल तो 1025 हो गए। 1192 में तो पहला दिल्ली पर अटैक कर पाए थे ये लोग, मतलब वैसे जो रहने के लिए, फिर वहां से यहाँ आने के लिए भी टाइम लगा होगा, और फिर अभी तक लखीमपुर खीरी के उन जंगलों में या बहराइच के कतरनिया घाट में जाने में अभी तक टाइम लगता है। ये बाबा अचानक आके बैठ गया, पहले से 1025 में ही घुस आया, और बाद में कोर्ट ने कहा ये कोर्ट में चले गए, क्योंकि कोर्ट का जब उन पूरे जंगलों में आपके शेर ही शेर थे। हाँ वही, अरे 100 साल पहले तो वहां कोई बसासत नहीं थी, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ने बोला था। अब वो उन्होंने कहा कोर्ट में, चूंकि कोर्ट का जो फेवरेबल सबसे बड़ी बात है संजय जी, जो आप जैसे नेटवर्कों की वजह से संभव हुआ, जो आपने जनता के गुस्से को सब लोगों ने बताना शुरू किया, अदालतों को ये समझ में आने लगा कि साहब ये है तो खेल ही, और अब ज्यादा दिन नहीं चला सकते। तो
ये फिर अदालत में पहुंचे, क्योंकि अब तक तो अदालतें ही छूट देती थी ना। इन्होंने जाके कहा कि साहब ये 800 साल पुराना मेला है और साहब ये तो 16वीं शताब्दी से लग रहा है, और आप बताइए ये कैसे रोक लगेगी। अदालत ने कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आप इसके सबूत लाइए। अब वो सबूत लाने के लिए उन्होंने कहा कि जब सबूत तो उनके पास कुछ था नहीं, तो अदालत ने कहा कि अच्छा ऐसा कीजिए, आप वन विभाग को दिखाइए। वापस वन विभाग को भेज दिया, जिसने रोक लगाई थी कि ये कोर एरिया है जंगल का, यहाँ उग कैसे आई। आप जानते हैं, आपको हैरानी होगी, मुझे तो बहुत हुई, कि वो जो 800 साल 1000 साल की कहानी सुना रहे थे, कम से कम सैयद सलार गाजी मसूद का 1034 में वार में सुहेल देव के, जिस तरह से सुहेल देव ने उसको मारा, अच्छे से मारा, बहुत अच्छे से, इसलिए योगी जी बड़े खुश थे कि वो इस्लामी हिसाब से वो जहन्नुम में जाए, इस तरह से मारा गाजी सलार मसूद को। अरे तो सर, वो एक आदमी लौट नहीं पाया था उस वॉर में, सब मार दिए गए थे। वो बहुत जबरदस्त वॉर था, एक उसके लिए लौट बहुत नहीं बड़ी। पाया था। उसके तो बाद 300 साल कोई हमला नहीं हुआ। अब उसके बाद जो है, जो लक्कड़ शाह वाली कहानी मैं बता रहा था, तो उसके बाद जब उन्होंने कागज पेश किए, संजय जी आपको हैरानी होगी, उन्होंने 1986-85 का एक वो पेश किया, जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होती है कि साहब ये जो है वक्फ का। उसने कहा साहब ये 1985-86 से क्या मतलब है, आप ये तो बताओ ये जमीन वक्फ की कब थी, किसको ट्रांसफर की गई। तो उन्होंने कहा साहब ये तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप यहाँ बैठिए। इतनी देर में वो वहां बैठे थे, उधर 7 बुलडोजर थे, चारों बाबा चुपचाप शाह जो है उसी के नीचे चले गए। अभी तक वो मलबा वहां पड़ा हुआ है, लोग कह रहे कि ये मलबा भी हटा लो, वरना तो इसके साथ बची हुई जो भी हड्डियां किसकी लाई थी वो सब। अब एक और मैं खेल अब बता रहा हूँ, और गंभीर खेल। लक्कड़ शाह को फिर मैंने ट्राई किया कि इसके इतिहास के बारे में जाना जाए, क्योंकि ये सबसे बड़ा खेल जो हम लोग हारे हैं, वो इतिहास के नैरेटिव में हारे हैं, ये समझ में हमको पूरी स्टडी के बाद आया। तो जब लक्कड़ शाह को तलाशा गया, तो आप भी जाएंगे, एआई आपको यही जवाब देगा। तो उन्होंने क्या किया कि लक्कड़ शाह की रिश्ता जोड़ दिया रिखी सिखी के साथ। तो मैंने कहा कि भाई ये, और वो जवाब आ गया कि साहब ये जो है गुरु गोविंद से, गुरु नानक जी से मिले थे, और लक्कड़ शाह जी, और उनको जो है उन्होंने बहुत बड़ा वो दिया था कि आपको ये करते रहना है। उसके बाद वो गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के जमाने तक रहे। तो ये तो नेटवर्क पे आ गया। अब आप ये बताओ, जब एआई का ये जवाब आ जाएगा, तो आपको कितने % लोगों का संजय जी लगेगा कि वो आगे जानकारी हासिल करेंगे। वो तो इसी को चलाएंगे ना। टीवी तो ऐसे ही चलता है कि किसी के हाथ में कान आ गया, किसी के हाथ में नाक आ गई, किसी के हाथ में हाथ आ गया, वो लेके भागता है मेरा एक्सक्लूसिव। अब मैंने उससे पूछा कि ठीक है, तो फिर आप सिखी के, वो सिख धर्म के वो सोर्सेज बताइए जो ऑथेंटिक हो और सिख धर्म में माने जाते हो, और उनमें लक्कड़ शाह का जिक्र आता हो। आप हैरान हो जाएंगे, उसने कहा कि नहीं, मुख्य उसमें नहीं आता है। ये आई की बात बता रहा 3-3 चंद। उन्होंने कहा साहब इसमें तो नहीं आता है जिक्र, लेकिन ये लोक कथाओं में और उनके जो साइड के हैं उनमें जिक्र आता है। मैंने कहा चलिए ठीक है, इतना आता है। अब आप मुझे ये बता दीजिए कि जिस लक्कड़ शाह फकीर का तुमने नाम लिया है, उसकी कब्र तुमने नांदेड़ में बताई है, और एक दरगाह यहां हो गई, तो वो नांदेड़ कब गए? कहीं तो कोई जिक्र आया होगा। तो उसने लिखा कि माफ कीजिए, मैं सवाल सही नहीं समझ पा रहा था, ये लक्कड़ शाह कोई और होगा, वो कोई और हो गए फकीर साहब। ये मैं आपको लक्कड़ शाह तो बड़ा पॉपुलर नाम है साहब। हाँ, इधर है आपके यहाँ बहुत वो लक्कड़ शाह फकीर को बहुत सारे लक्कड़ शाह, लकड़ी शाह, हाँ, डंठल शाह, ये सब कब्जे के लिए थे। तो आप ये सोचिए एआई का, मैं तो सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि एआई अब एक अब योगी जी कुल्हाड़ी शाह हैं सर। योगी जी कुल्हाड़ी हथौड़ा शाह हैं, सबको निपटा रहे हैं। ये योगी जी हमारे बुलडोजर शाह हैं, सबको निपटा रहे हैं। अभी बरेलवी की बात, तो बरेलवी सेट का जो बरेली में हेडक्वार्टर है, वो शायद 200 वर्ष पुराना भी नहीं है, वो भी कहेंगे हम 1000 साल पुराने हैं। और उनकी स्थापना तो 1856 में दारुल उलूम देवबंद में मदरसे की स्थापना के बाद हुई है, बरेलवियों की। बल्कि वो भी 56 में नहीं, वो बाद में ही बना है, 1866-62 में बनता है ये देवबंद। क्योंकि यहाँ से जब हारे थे बुरी तरह, 1857 में जब ये बुरी तरह हार गए थे, जो जिहादी लड़ने आए थे बख्त खां के जो करीबी थे, तो उन लोगों ने कहा था कि अब हम हार गए, तो हार का कारण क्या? उन्होंने कहा कि दीन में कमजोरी आ गई है, हम इसलिए नहीं हारे, हम इसलिए हारे दीन में कमजोरी आ गई। तो उन्होंने कहा अब हम दीन के अंदर की कमजोरी दूर करेंगे, लिहाजा उनकी डायग्नोसिस आज भी यही है कि हम दीन की कमजोरी की वजह से हार गए थे। हाँ, तो वही पाकिस्तान भी
पाकिस्तान भी इसलिए जो है सिंदूर की जंग में पिट गया कि वहां दीन कमजोर हो गया था। यही चक्कर है साहब, ये हमेशा हर जगह यही हुआ समस्या है, ये हमेशा ही यही हुआ है। आपको मैं ये मैंने डिस्कस भी किया है कि साहब कि जो उहुद का गजवा था, जो जी। हुजूर हाँ, हार उहुद। गए थे, जी, जी। हाँ, तो वो उहुद के शायद उसमें गजवे में दो आप दांत मुबारक शायद कुछ शहीद हो गए थे शायद। अब उसका तो अब आप जो है वो अपना STS मत कराइए। मैं तो ये कह रहा था कि सारे हिस्टोरियंस जो है वो कहते हैं कि ये हार हुई थी, लेकिन आप किसी भी आलिम से पूछ लीजिए, वो कहता है कि नहीं, ये तो जीत थी। इससे दीन जो था वो और पुख्ता हुआ था। पुख्ता तो जिस हुआ। चीज से भी दीन पुख्ता हो वो जीत होती है। यानी ये बात ऑपरेशन सिंदूर से जो है दीन पुख्ता हुआ है। तो दीन पुख्ता हुआ है, तो इसलिए जीत है। इस 1971 में निगोड़े बंगालियों को अलग कर दिया गया, तो वो दीन पुख्ता हुआ वेस्ट पाकिस्तान में, इसलिए जीत है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ है जो लोग समझते नहीं। तो आइए अब चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, धीरेन्द्र जी को और वीरेन्द्र जी को बहुत बहुत धन्यवाद। कौम जय आपकी हिंद। मशहूर है जो आपने ऐसी महफिल का इस्तेमाल जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद सर।